हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुशील एंथोनी और आप देख रहे हैं चैनल एंथोनीज बायोलॉजी नीट। और यहाँ पर हम आपको बोर्ड की तैयारियों के साथ साथ क्लास 11-12 की हम आपको नीट की भी तैयारियाँ कराते हैं। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के एकदम हम लोग अब एंड में पहुँच चुके हैं। यहाँ शायद हमारा रेस्पिरेटरी चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ उसमें उतनी लाइक्स नहीं आ रही। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस पर कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि मुझे अपनी वीडियोस को या जो मैं लेक्चर्स बनाता हूँ उसको मुझे कैसे अपग्रेड करना है या उसके लिए मुझे कौन सा काम एक्स्ट्रा करना है, जिससे हमारे बच्चों को क्या हो, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ समझ में आए। हो सकता है क्योंकि बच्चे 10th के बाद सीधा 11th में जाते हैं। 11th में जाने के बाद बहुत मतलब कोर्सेज का पूरा जो सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है क्योंकि इस समय अब आप नीट की तैयारियां कर रहे होते हैं, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज के एग्जामिनेशन की एंट्रीज की तैयारियां कर रहे होते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बेटा एलेबोरेट करके पढ़ाते हैं, उसको हम लोग बहुत काफ़ी बड़ा करके पढ़ाते हैं। क्योंकि नीट का हो या कोई भी मेडिकल एडमिशन का कोई भी एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, प्राइवेट वाले भी जो कंडक्ट कराते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपने को ऐसी तैयारी करनी कि बाहर से भी जो क्वेश्चन आए उसके लिए हम क्या रहें, रेडी रहें। अमूमन बच्चे क्या होता है कि जो छोटा छोटा जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी में आपको मान लीजिए अस्थमा लिखा हुआ, आज से जो हम शुरू करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारा टॉपिक है और इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स टॉपिक में हमारा सबसे पहला जो सब टॉपिक है दैट इज अस्थमा। ठीक है, अस्थमा आप सब लोग जानते हैं। अब अगर एक वर्ड उसके अंदर अस्थमा दे दिया है तो अब आप ये समझिए कि अस्थमा से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से अस्थमा क्यों कॉज होता है, कैसे कॉज होता है, क्या टाइप्स है, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो उसमें दिया ही नहीं है, isn't it? So that is why when you are preparing for the NEET or any other medical entrance examination which are conducted by the government and government or either by the what is a private institution, the good private institution, those who are selecting fairly that to the candidates, उस वक्त आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, खैर एनी हाउ, तो मेरा एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और उस पर कमेंट भी किया करिए। Okay, so today we will read about study about the disorders of respiratory system, जिसमें सबसे पहला है अस्थमा। ठीक है, ऐसे तो अस्थमा जो है ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोग इसका बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे कि उसको अस्थमा है, उसको अस्थमा, उसको अस्थमा है। मगर अस्थमा है क्या चीज़? अस्थमा इज अ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। दिस इज अ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। पहली चीज ये है। अब ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहाँ का है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ये तो सभी को पता है। वैसा नहीं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे तो हम आपको स्टमक का बताएंगे। तो अस्थमा क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। पहली चीज, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर किसका है? ये ऑफ ब्रोंकियोल्स, सॉरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को सबको मिलाकर लंग्स बनता है। लंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे इन चीज़ों को मिला के बनता है। तो यहाँ पर मैं ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आरटीआई मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दो हो सकता है, एक होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जब आप डॉक्टर्स बनेंगे तो आप डॉक्टर्स बनने के बाद आप क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? एक्सरे देख के कि फला पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब ये हो गया कि जहाँ पर आपका नोज है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रकिया है, ठीक है, एंड ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई जहाँ से डिवाइड होता है, देखो ये नोज थी, ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारा फेरिंग्स है, यहाँ तुम्हारा ये दिस इज नोज, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, फिर यहाँ ट्रकिया और यहाँ पर ये ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई यहाँ लंग्स के अंदर घुस जाती है। एवरीबॉडी नोज दिस, कोई ऐसा नहीं कि जो इसको नहीं जानता। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पर एल्वोलर सैक है। ये जो पूरा ब्रोंकियल ट्री इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। इसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है, इसमें जो इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतनी बात आप समझ में आ गई। खैर ये हमारे उसका पार्ट नहीं है, ये तो जब आप और ब्रॉड चले जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे तो उसका पार्ट है। तो इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स होने से क्या होता है बेटा, देखो अब हम सीधा इस पे आते हैं। ट्रकिया, दिस इज ट्रकिया, दिस इज ब्रोंकाई, दिस इज योर लंग्स, ठीक है। अब हम एक लंग्स को बनाते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख सके। कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है जो मैं अपने लेक्चर में बोलते बोलते बोलता हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे और आपको लगता है कि इसे नोट डाउन करना, तो आप उसे नोट डाउन भी करेंगे। हम ये एक लंग्स बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, दिस इज अ वन लंग्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या आगे घुसा है, ब्रोंकाई, दिस इज अ ब्रोंकाई, ठीक है। थोरैसिक 5 से ट्रकिया डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई चला जाता है और एक राइट ब्रोंकाई चला आता है, ये ट्रकिया आ रही है, ऐसे है। उसके बाद ये छोटे छोटे ट्यूब में फिर टूटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये छोटा छोटा टूटता है और पतला हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। फिर ये और पतला पतला हो जाता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसको यहाँ लिख दें, दिस इज प्राइमरी ब्रोंक्यूल, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड दिस इज टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है खत्म, एंड दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसी पतली पतली डक्ट होती हैं, इन डक्ट को बोलते हैं एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर डक्ट। और डक्ट के बाद यहाँ पर ऐसे छोटा 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 बहुत मिलियंस ऑफ गुब्बारे होते हैं, इन गुब्बारों को हम बोलते हैं एल्वोलर सैक्स। सैक्स मतलब होता है झोला, यानी जो आप हवा इंस्पायर करेंगे और यहाँ से होते हो तो हवा कहाँ होगी, यहाँ पर आ जाएगी एल्वोलर सैक्स में, और यहीं पर कैपिलरीज लगी होती है और यहीं पर डिफ्यूजन या गैसेस एक्सचेंज होता है अलोंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अपन बोलते हैं अस्थमा की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये जान लो कि अस्थमा कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अस्थमा क्या है, कई टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सरसाइज, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, अस्थमा, टाइप्स ऑफ अस्थमा। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, मैं आपको मेजर टाइप्स में बता रहा हूं। एक जो आपका होता है दैट इज एलर्जी का अस्थमा, ओके। दूसरा आपको ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी हो सकता है, आपको नहीं, सॉरी, मतलब कोई भी किसी को भी हो सकता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ठीक है। तो एक है आपका ऑक्यूपेशनल एलर्जी, और बेटा एक है तुम्हारा वन इज कॉल्ड एक्सरसाइज, सॉरी, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, ठीक है। एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी हो सकता है क्या, होता ही है, ठीक है। अब इसमें देखो कारण कोई भी हो, कारण कोई भी एलर्जन आए, सिंपल सा एलर्जन है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन से बोलते हैं। एक मान लो पोलन है, आपने सुना होगा ना, बोलते बहुत हमको एलर्जी है, पोलन से हमको एलर्जी है, पोलन ग्रेन से हमको एलर्जी है, डस्ट से हमको एलर्जी, धुएं से हमको एलर्जी, कोई उधर बीड़ी सिगरेट पी रहा है उसके धुएं से हमको एलर्जी, कुल मिला के एलर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा इज एलर्जिक डिसऑर्डर। एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अस्थमा इज एलर्जिक डिसऑर्डर एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। चलो अब ये एक मान लो तुम्हारा
रुक जाओ, मैं दूसरा पेन ले। सपोज ये एक एलर्जिक एलर्जन आ गया। एलर्जन, व्हाट इज एलर्जन? एलर्जन इज अ फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। एलर्जन क्या? एक फॉरेन प्रोटीन है, ठीक है। वो एलर्जन चाहे बैक्टीरिया हो, वो एलर्जन चाहे वायरस हो, वो एलर्जन चाहे डस्ट पार्टिकल्स हो, वो एलर्जन चाहे पोलन ग्रेन्स हो, वो एलर्जन चाहे कोयले का धुआं कोयले का डस्ट हो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कोल माइंस में भी काम कर सकते हैं। वो एलर्जन चाहे एस्बेस्टस का हो, उसका एस्बेस्टस का हो, वो एलर्जन चाहे सिलिका का हो, किसी भी चीज़ का एलर्जन, मतलब किसी भी चीज़ का पार्टिकल्स हो, सबको हम क्या बोलेंगे? एलर्जन। तो हम यहाँ लिख दें एलर्जन क्या है? एक फॉरेन प्रोटीन है। भाई तुम्हारे शरीर को तो है नहीं, बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर का दोस्त तो है नहीं। कुछ बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी होते हैं, जैसे ई कोलाई है, ये हमारे दोस्त भी होते हैं, लेकिन हर बैक्टीरिया आपके दोस्त नहीं होते। तो जो भी चीज़ बाहर से, एनवायरनमेंट से हमारे शरीर के अंदर घुसती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जन। एंड व्हाट इज एलर्जन? एलर्जन इज अ फॉरेन प्रोटीन। ये फॉरेन प्रोटीन को हमारा जो शरीर के जो सेल्स होते हैं वो इसको नहीं रिकग्नाइज करते हैं। भाई ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर अपने बच्चों को रिकग्नाइज करता हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स को रिकग्नाइज करता हूँ, अचानक कोई आदमी गुजर, मैं से कैसे रिकग्नाइज करूँगा? तो वो मेरे लिए एलर्जन हो गया, जब तक वो अपनी आइडेंटिटी दे ना। लेकिन यहाँ ये कोई आइडेंटिटी नहीं देता है। तो इसकी आइडेंटिटी करने के लिए हमारा शरीर खुद क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म। हमारा शरीर, अच्छा, तो हमारे शरीर में हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाते हैं। जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा बेटा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें से कुछ हमारे जो सेल्स हैं, जैसे WBCs है ना, WBCs में ईसिनोफिल्स है, ठीक है, बेसोफिल्स है, ये सब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या करते हैं, मतलब रिचार्ज करते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, इस सब से बनाते हैं। पूरे WBC वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। अभी उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको उतना डिटेल बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जैसे ये एलर्जन घुसा तो हमारे इस पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स रहते हैं, जैसे ये एलर्जन आता है ये सेल्स क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। पहली चीज देखो, जैसी बॉडी के अंदर घुसा ये सब क्या होने लगते हैं? ईजनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब लोग उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, बहुत हैवी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन भी होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो फॉरेन प्रोटीन को पहचानने वाला वो कौन है? IgE है, इम्यूनोग्लोबुलिन ही है। 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन वो हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे वो आपको एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो उसको आप रिलेट करते रहना। अब ये एलर्जन यहाँ पर घुसा, क्योंकि ब्लड सप्लाई सब तरफ है, ब्लड सप्लाई सब तरफ है, तो WBC भी सब तरफ घूम रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसको ईसनोफिल्स और ये बेसोफिल्स, खैर इम्यूनोग्लोबुलिन की कभी बात नहीं करते हैं, ये सब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर पहचानने की कोशिश करेंगे। नहीं पहचान पा रहे तो इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, इम्यूनिटी सिस्टम जैसे ही यहाँ पर फॉरेन प्रोटीन को अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जैसे अटैक करता है, क्या चेंजेस आते हैं? आप कहते हैं मम्मी मुझे हल्का हल्का बुखार लग रहा है। बुखार क्यों लग रहा है? क्योंकि अंदर जंग छिड़ चुकी है। अंदर जंग छिड़ चुकी है तो तुम्हारे जो WBCs है वो WBCs उन एलर्जन को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके अगेंस्ट में अटैक करते हैं। तो बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ कहाँ से शुरू हो जाता है? फीवर से शुरू हो जाता है। क्या उतना डिटेल अपन नहीं जाएंगे, ठीक है, जो आपके कोर्स का वहीं तक बात करेंगे। चलो, अब ये एलर्जन यहाँ आगे आगे आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। मैंने आपसे कहा कि हमारी जो रेस्पिरेटरी जो लाइनिंग होती है ये सब स्मूथ मसल की बनी हुई है। स्मूथ मसल क्या होता है? वो तुम्हारी कंट्रोल में नहीं होता है। तुम अगर चाहोगे अपने ब्रोंक्यूल्स को, नहीं आज मेरा मन नहीं, आज मैं 10 ब्रोंक्यूल्स में ही एयर लूँगा, बाकी 900 ब्रोंक्यूल्स में एयर नहीं लूँगा, तो ये आपके बस की बात नहीं है। हाँ, आपकी बस की बात ये है कि
अभी मैंने इंस्पिरेशन कर लिया तो मैं आज प्रैक्टिस करूँगा कि मैं इसको 30 सेकंड तक रोक सकता हूँ कि नहीं रोक सकता हूँ, 60 सेकंड्स तक रोक सकता हूँ कि नहीं रोक सकता। ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बिकॉज जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो मसल क्या है, आपके स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स हमेशा वॉलंटरी होते हैं, जो आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, मगर ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, पहली चीज। सेकंड चीज, अब बेटा जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते हैं तो ये जो सेल्स यहाँ पर लगे होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल बने कैसे, इनकी भी बड़ी गजब कहानी है। जब ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे मास्ट सेल कैसे डेवलप हुए। इन सेल्स को हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। इज दैट क्लियर? और मास्ट सेल्स जो है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करता है। मास्ट सेल सिक्रीट्स हिस्टामिन। हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है, और ये केमिकल क्या करते हैं, जब हिस्टामिन जैसे रिलीज होता है, क्योंकि फॉरेन प्रोटीन आया है तो ये इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बाहर निकले बाहर निकले बाहर निकले। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, ब्रोंकोस्पैज्म। यानी ये जो तुम्हारा ब्रोंकाई है और ये जो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स है, इसके अंदर क्या होने लगता है, स्पैज्म होने लगता है। स्पैज्म का कारण ये है कि बॉडी उस एलर्जन को बाहर फेंकना चाहती है। सेकेंड चीज, ये हिस्टामिन जो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, ये यहाँ पर गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल्स आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। ये गॉबलेट सेल्स हमेशा क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। और यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट हो के अब ये बहुत पतली पतली है ना, ये बड़े बड़े आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पूरा म्यूकस भर जाता है, यहाँ पूरा क्या हो जाता है, म्यूकस भर जाएगा। ये पूरा बेटा म्यूकस भर जाएगा। म्यूकस एक थिक, जैसे आप कभी कभी नाक छिनकते हो तो उस टाइप का जो थिक जेल निकलता है ना, जेल टाइप से, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। तो यहाँ पर म्यूकस जम गया। तो हिस्टामिन देखिए क्या क्या कर रहा है, पहले तो उसने ब्रोंकोस्पैज्म किया, गॉबलेट सेल को एक्टिवेट किया, म्यूकस सिक्रीट होने लगा। उसके बाद यहाँ पर क्या और हिस्टामिन का क्या काम है, इट इज अ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर। ये जो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स है, इन ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, ये जो इतना चौड़ा पैसेज आप देख रहे हैं, ये पैसेज क्या हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। जब ये पैसेज ऐसे सिकुड़ जाएगा, इतनी बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे यहाँ पर ये म्यूकस भर गया, यहाँ लिखा है ये म्यूकस भर गया, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ इतना नैरो हो जाता है, तो जैसे हम सीटी में जाते हैं, सीटी कैसे बजती है, नैरो हो जाता है पैसेज, ऐसे आगे पतला होता है। सीटी कैसे होती है, ऐसे होती है, फिर ऐसे करके ऐसे सीटी होती है, और यहाँ से आप फूंकते हैं इसको, है ना, टी करके। क्यों, अगर हम इतना पतला इसको ना बनाए, हम इतना चौड़ा बना दें, तो टी से बोलेगी क्या, नहीं बोलेगी। इसलिए नहीं बोलेगी, क्योंकि इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हिस्टामिन ने जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स है, उन सबको क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। अब जब आप हवा खींच रहे हैं तो यहाँ तो सब म्यूकस ही म्यूकस भरा हुआ है ना, ये पतली सी जगह बची है, तो क्या साउंड आती है, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ध्यान रहे, जैसे हम सांस खींचते हैं, पेशेंट खींचेंगे तो सी सी ऐसे हवा आएगी। जब आप डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं लंग्स की एयर एंट्री को, तब उसमें अपने को ये साउंड सुनाई देती है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट साइन सिम्टम्स ऑफ दिस आस्थमा। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो व्हीजिंग साउंड हो गई, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, म्यूकस सिक्रीट हो गया, ब्रोंकोस्पैज्म सिक्रीट हो गए। अब मुझे बताओ, सब यहाँ मलबा भर गया है, म्यूकस भर गया है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत तो होगी ना भैया, नहीं होगी। तो सांस तो पेशेंट क्या होगा, लेबर्ड ब्रीदिंग, या उसको बोलते हैं डिस्निया। डिस्निया डिस्निया पिनिया, जहाँ ये वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब ये, जैसे निमोनिया लंग से रिलेटेड होता है ना, वैसे ये लंग से रिलेटेड है। डिस मतलब होता है डिफिकल्टी, पिनिया मतलब रेस्पिरेशन। तो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है जो पेशेंट आपके पास आएगा। ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, चलो अब इसका थोड़ा सा हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या करेंगे बेटा इसका, होपफुली आपने इसको लिख लिया है ना। ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, सबसे पहली चीज तो ये है, कोई भी अगर क्या होता है एलर्जिक इंड्यूस्ड है, पहली चीज तो ये जो अगर एलर्जिक इंड्यूस्ड है तो आप जैसे डस्ट एलर्जी, जैसे मुझे भी डस्ट एलर्जी है, तो मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो मास्क लगा के निकलता हूँ। मतलब वो तो कोरोना ने और अच्छे से मास्क लगाना सिखा दिया, अदरवाइज पहले जब भी निकलते थे तो मास्क लगा के निकलते थे, क्योंकि डस्ट बहुत है, आप जान रहे हैं हर तरफ डस्ट बहुत है, स्मोक्स बहुत है। ठीक है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है इसलिए स्मोक्स बहुत है, डस्ट बहुत है। तो सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करना है, अपने को एलर्जन से बचना है, तो आप कुछ भी प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन, चाहे मास्क पहन लीजिए। ठीक है, किसी किसी को एलर्जी आई से घुसती, ब्लड स्ट्रीम में घुस के फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकती है। खैर वो बहुत डिटेल, जैसे कंजंक्टिवाइटिस है, वो इन्फ्लामेशन ऑफ आई जरूर है, लेकिन अगर वो वायरस अगर ब्लड स्ट्रीम से, वो एक्चुअली वो है कहते पेरिफेरी है, लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम से घूमता हुआ वो सर्कुलेशन में चला गया तो एक और दिक्कत करेगा। क्या करिए, पहला प्रोटेक्शन है। दूसरा हम लोग बेटा क्या देते हैं, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर, तो कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जिससे क्या होता है, जब हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो ये ब्रोंकाई जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो ये फिर से क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ठीक है, तीसरा ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं। ठीक है, कभी कभी पेशेंट को फोर्स्ड एक्सपायरेशन दी जाती है, फोर्स्ड ऑक्सीजनेशन किया जाता है। फोर्स ऑक्सीजनेशन मतलब जब पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो आप ऐसे तो छोड़ तो सकते नहीं, तो एक मशीन आती है जिसे हम बाईपैप बोलते हैं, उस मशीन को लगा के पेशेंट को एकदम सांस करके ऑक्सीजन देते हैं, भाव भाव भाव, जो 12 to 16 रेस्पिरेटरी रेट है उस हिसाब से हम उसको देते हैं। ठीक है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए दूसरा डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। दूसरा डिसऑर्डर को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, सेकेंड डिसऑर्डर इज एम्फाइसीमा। तीन ही डिसऑर्डर आपके उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हमको तीन ही पढ़ना है क्योंकि प्रश्न उन्हीं से आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये एम्फाइसीमा, एक्चुअली ये एम्फाइसीमा है क्या? एम्फाइसीमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। देखो डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक। एक्यूट जो इमीडिएट हो गया, लेकिन एम्फाइसीमा क्या है बेटा? दिस इज अ क्रोनिक obstructive pulmonary disease। ऐसे तो डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसे हम बोलते हैं COPD। पहली चीज तो ये है, अब सारा खेला इसके नाम में छुपा हुआ है। ठीक है, क्रोनिक यानी बहुत पुराना, लगातार होने से। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, किसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना? एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। पल्मोनरी यानी लंग्स का डिसऑर्डर या डिजीज है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिए। चलो, एम्फाइसीमा बेटा, इसका जो कॉजेज है, पहले कॉजेज समझ लो तब हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, इसका कॉजेस जो है, दैट कॉजेस इज टोबैको स्मोक। कॉजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर कॉज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। टोबैको स्मोक में अधिकतर क्या है? बीड़ी, सिगरेट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है दैट इज सिगरेट